पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 14 गणितीय विवेचनाएं मैथमेटिकल रीजनिंग। बच्चों जिसका अंतिम वीडियो आप सभी देखने जा रहे हैं विविध प्रश्नमाला। जैसा कि आप सभी को पता है विविध प्रश्नमाला में अब तक की जो प्रश्नमालाएं होती है बच्चों, जिस प्रश्न जैसे अपन बात करें यहाँ पे 14.1 से 14.5 तक जितने भी पैटर्न, कंसेप्ट, थ्योरी हमने जितनी भी बातें पढ़ी है उन्हीं पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप सभी पहले वीडियो देखने से पहले इसको पॉज करें, ट्राई करें, फिर आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो को वापस कंटिन्यू करें। यदि कोई बालक और बालिका इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं बच्चों। पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल 100% आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि आपने 14.1 से 14.5 तक के वीडियोस ढंग से देख रखे हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद देखना। पहला प्रश्न, हमें इसका निगेशन लिखना है बच्चों। निषेधन, निषेधन का मतलब समझते हो ना, इनको नकारना है ना। प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस 1 धन संख्या नहीं है, या तो ऐसा लिख दो, या एक ऐसी धन वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि x माइनस 1 धन संख्या नहीं है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। सभी बिल्लियां खरोसती है, इसका निषेधन सभी बिल्लियां खरोसती नहीं है। या दूसरा तुम ऐसे लिख सकते हो बच्चों, एक ऐसी बिल्ली का अस्तित्व है जो खरोसती नहीं है। ये देखो, आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पढ़ रखे ना मैंने पहले ही। नेक्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए या तो x 1 से बड़ा है या x 1 से छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है जिसके लिए x ना तो 1 से बड़ा है और ना ही 1 से छोटा है, तुम ऐसा भी कह सकते हो। निषेधन, एक ऐसी संख्या x का अस्तित्व है कि 0 से बड़ा और x 1 से छोटा है। तो तुम क्या लिख सकते हो, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है कि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। नकारना ही तो है, निषेधन लिखना है सबका। आराम से देख लेना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ ना बच्चों, यहाँ पे टाइप्ड सॉल्यूशन के बाद फटाफट से स्लाइड चेंज होती है, वीडियो पॉज कर लिया करो वहीं पे, आप पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। निम्नलिखित सप्रतिबंध कथनों में से प्रत्येक का विलोम तथा प्रतिधनात्मक कथन लिखिए। अब मैंने तुम्हें समझा रखा है बच्चों, प्रतिधनात्मक कथन क्या होता है। जैसे मान लो कोई कथन है, यदि P तो Q, तो प्रतिधनात्मक क्या होगा, यदि Q नहीं तो P नहीं। विलोम, यदि P तो Q का विलोम होगा, यदि Q तो P। आ जाओ यहाँ पे, एक धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है केवल यदि एक और पूर्णांक स्वयं के अतिरिक्त उसका कोई अन्य भाजक नहीं है। पहले तो इस स्टेटमेंट को तुम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो इधर आओ, यदि एक धन पूर्णांक अभाज्य है तो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त इसका कोई अन्य भाज्य नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, या तो खुद या एक और किसी का इसमें भाग नहीं जाता। तो प्रतिधनात्मक बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यदि एक धन पूर्णांक एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी है तो पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहां देखो, मैं ऐसे लिख दूं, यदि एक धन पूर्णांक के एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भाजक है तो वह धन पूर्णांक अभाज्य नहीं है। भाई जहां पे नहीं है होता है वहां पे है करना होता है, जहां पे है वहां पे नहीं है करना होता है। ये तो होता है प्रतिधनात्मक। ध्यान से सुनना, यदि एक धन पूर्णांक के एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भाज्य है तो वह धन पूर्णांक अभाज्य नहीं है। यदि एक धन पूर्णांक एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी है तो पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, इसका विलोम निकालना है ना बच्चों, तो ध्यान से देखो, यदि एक धन पूर्णांक का एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भाज्य नहीं है तो वह धन पूर्णांक अभाज्य होती है। खत्म। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, वही विलोम तथा है ना प्रतिधनात्मक। मैं समुद्र तट पर जाता हूं जब कभी धूप वाला दिन होता है ना। अब इसका प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा, जब कभी धूप वाला दिन नहीं होता मैं समुद्र तट पर नहीं जाता। ठीक है, आ जाओ। यदि मैं समुद्र तट पर नहीं जाता तो दिन में धूप नहीं है। बात एक ही है, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जब कभी धूप वाला दिन नहीं होता मैं समुद्र तट पर नहीं जाता हूं। ये भी बिल्कुल सही है जो मैंने बोला। और इसने बोला, इसने पहले इस कथन को थोड़ा चेंज कर दिया, यदि दिन में धूप है तो मैं समुद्र तट पर जाता हूं, यदि मैं समुद्र तट पर नहीं जाता तो दिन में धूप नहीं होती। उल्टा विलोम के लिए, पहला यदि P तो Q, तो इसको लिखेंगे यदि Q तो P। यदि मैं समुद्र तट पर जाता हूं तो दिन में धूप होती है। खत्म। नेक्स्ट, यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। इसको पहले सिस्टमेटिक बना लेते हैं, बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो पहले से ही सेट है। सेट इन द सेंस अच्छी तरह लिखा हुआ है बच्चों। यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है, यदि आपको प्यास नहीं लगती तो बाहर गर्म नहीं है।
ये प्रतिधनात्मक हो गया। यदि आपको प्यास लगती है तो बाहर गर्म है, ये इसका विलोम हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे आराम से। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रत्येक को यदि पी तो क्यू के रूप में लिखिए। सर्वर पर लॉग ऑन करते हैं ना, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड का होना आवश्यक है। तो देखो इसको इसने क्या किया, यदि सर्वर पर लॉग ऑन है तो पासवर्ड ज्ञात है, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, जब कभी वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। यदि वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसे लिख दो जनरल, है ना। नेक्स्ट, आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं केवल यदि आपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है। यदि आपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है तो आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हो। बहुत बेसिक बात है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रत्येक को यदि और केवल यदि के रूप में पुनः लिखिए, है ना। यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है, तथा यदि आपका मन मुक्त है तो आप दूरदर्शन देखते हैं, है ना। यदि आपका मन मुक्त तभी हो सकता है यदि और केवल यदि आप दूरदर्शन देखते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप दूरदर्शन देखते हैं यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आपका मन मुक्त, बच्चों कहाँ पे गया देखो, इधर आओ। आपका मन मुक्त है यदि और केवल यदि आप दूरदर्शन देखते हैं, है ना। या यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है, तथा यदि आपका मन मुक्त है तो आप दूरदर्शन देखते हैं। तो दो स्टेटमेंट को आप कैसे भी लिख सकते हो, देखो। आपका मन मुक्त होता है यदि और केवल यदि आप दूरदर्शन देखते हैं। आप दूरदर्शन देखते हैं यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त होता है। ठीक है, आगे आओ। आपके द्वारा ग्रेड ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। आपके द्वारा ए ग्रेड प्राप्त तभी होगी यदि और केवल यदि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। आप ए ग्रेड पाते हैं यदि और केवल यदि आप समस्त गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। बहुत आसान है। यदि एक चतुर्भुज समान कोणिक है, बच्चों देखो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को इस प्रश्न में जोड़ तो आता है, थ्योरेटिकल है, बेसिक है बिल्कुल, है ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं। यदि एक चतुर्भुज समान कोणिक है तो एक आयत होता है, तथा यदि एक चतुर्भुज आयत है तो वह समान है, समान कोणिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक चतुर्भुज आयत होगा यदि और केवल यदि वह समान कोणिक होता है, तो ये तुम लिख सकते हो। एक चतुर्भुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि वह एक आयत है, या एक चतुर्भुज आयत है यदि और केवल यदि वह समान कोणिक है। बात समझ में आ रही सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान से देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न। नीचे दो कथन दिए हैं, P 25 संख्या 5 का गुणज है, 25 संख्या 8 का गुणज है। उपर्युक्त कथनों को संयोजक और तथा या द्वारा संयोजन करके मिश्र कथन लिखिए। दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की वैधता जांच कीजिए कि सत्य है या असत्य। अब बच्चों आ जाओ ध्यान से। जब और लगाते हैं, और के लिए मैंने तुम क्या बताया, कथन सत्य तभी माना जाएगा जब दोनों घटक सत्य होंगे। मिश्र कथन सत्य कब होगा, जब जितने भी घटक कथन है वो सारे सत्य होंगे। तो 25 5 का गुणज है, सत्य बात है। 25 8 का गुणज है, यह सत्य बात है। अतः हम क्या बोलेंगे बच्चों इसके लिए, इसका मिश्र कथन यदि हम और से जोड़ते हैं, किससे, और से, और संयोजक से हम जोड़ते हैं तो हम बोल देंगे असत्य है। ठीक है, 25 5 का या 8 का गुणज है, अगर हम इसको या से जोड़ते हैं बच्चों तो फिर ये सत्य है, क्योंकि या संयोजक में असत्य होने के लिए दोनों का असत्य होना जरूरी है, और में सत्य होने के लिए दोनों का सत्य होना जरूरी है। तो जब हमने या से जोड़ा तो या में एक बात तो सत्य आ रही है, तो तब तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, सत्य है। यानी कि और संयोजक में मिश्र कथन असत्य होगा, या संयोजक में मिश्र कथन सत्य होगा, है ना। आ जाओ अब यहाँ पे, 25 संख्या 5 और 8 का गुणज है, ये कथन असत्य है, क्योंकि P और Q दोनों सत्य नहीं है भाई। और संयोजक में तो दोनों सत्य होते तब होता है, ये मैंने समझा दिया तुम्हारे को। या से प्रयुक्त 25 5 या 8 का गुणज है, ये कथन सत्य है, ये तो समझाया मैंने। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पे, देखो क्या कह रहा है ध्यान से। नीचे लिखे कथनों की वैधता की जांच उनके सामने लिखित विधि द्वारा कीजिए। तो बच्चों बहुत आसान है, चिंता मत करो तुम। इसने विधि दे दी, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। बात तो सही है, लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध कैसे करना है, विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति मतलब समझ रहे हो, जो इसने बोला उसको नहीं मानना, उसका उल्टा में मानना है ना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आ जाओ बच्चों। रूट ए अपरिमेय संख्या मान ली अपन ने, और बी एक परिमेय संख्या मान ली। ये क्या कहना चाह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय संख्या आ रहा है।
तो हमने विरोधोक्ति विधि से करना है, विरोध करना है इस विधि का। तो इसने अपरिमेय संख्या बोला तो हम क्या बोलेंगे, माना कि x अपरिमेय नहीं है, यानी कि योगफल। ठीक है, अच्छा अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। अब परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q बच्चों क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है, बोलो हाँ है ना, उनमें कोई समान गुणनखंड नहीं होता एक के अलावा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों जो यहाँ पे b था उसको उधर ले चलो, तो ये पूरी परिमेय संख्या है और ये अकेली अपरिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है क्या, तो ये वापस विरोधाभास आ गया, यानी कि हमने गलत माना, उसने जो बोला वो नहीं माना, तो एंड में आके हमारा रास्ता गाड़ी अटक गई, इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जो हमने लिया वो गलत था। हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि x एक अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब गलत है, इसका मतलब x क्या है बच्चों, बात समझ में आ रही है। जो हमने उल्टा लिया अपरिमेय नहीं है तो विरोध हो गया, आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब x अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, नॉर्मल थ्योरी जो है इस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला, क्या कह रहा है, यदि n एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि n का मान 3 से बड़ा तो n स्क्वायर 9 से बड़ा, विरोधोक्ति विधि है ना। इसने बोला n का मान 3 से बड़ा है तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, तो इसका विरोध हमें करना है। तो हम बोलेंगे कि साहब ये बिल्कुल बराबर नहीं है, हम ये बोलेंगे, ये लो ये तो छोटा है, उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ रही सभी के। अच्छा उल्टा कर देंगे तो बच्चों ध्यान से देखो, n स्क्वायर माइनस 9 बराबर ये छोटा और बराबर 0 से, तो यहां से आ जाएगा एक बार माइनस और एक बार प्लस, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से हमें मिला n छोटा है -3 से और यहाँ पे दिया हुआ है n बड़ा है 3 से, तो ये तो विरोधाभास है। तो इसका मतलब सर जो आपने लिया ना ये गलत है, इसका मतलब यही सही है, बस सिद्ध हो गया। देखो उसी तरह से बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ तक मैंने समझा दिया तुम्हारे को, ये दिया हुआ है अपने पास, विरोधाभास की स्थिति आ गई और यही हमें लाना था, इसी मेथड से करना था, अतः जो कथन दिया हुआ है वो सत्य। बात समझ में आ रही ना, बड़े थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, निम्न कथन को 5 भिन्न भिन्न तरीकों से, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी कर लिया, यदि एक त्रिभुज समान कोणिक है तो एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इसको 5 तरीके से तुम अलग अलग तरीके से कर दो, जैसे तुम इसको प्रतिधनात्मक से भी कर सकते हो। यदि एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं है तो वह समान कोणिक नहीं है, दोनों समान अर्थ के होने चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे करके तुम टोटल 5 बना देना बच्चों। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, इसको तुम्हें केवल नोट डाउन करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, तुम सारी बातें लिखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इन 5 के 5 नए कथनों का समान अर्थ है जो पहले वाला कथन हमारे को प्रश्न में दिया हुआ इससे। ठीक है, तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो आराम से। और बच्चों स्क्रीनशॉट लेने की वजह आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी प्रश्नमाला समाप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर तो नहीं था, लेकिन बच्चों पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी था, मतलब बस एक बार इसको पढ़ना है, उसके बाद जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें वही बातें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग में बातें आती हैं, जो स्टेटमेंट्स जो कथन आते हैं बच्चों, उन्हीं पर आधारित है। थोड़ा सा तर्क हमें इसमें लगाना होता है, बस वो सारी बातें मैंने तुम्हें समझाई दी। तो फटाफट से रफ कॉपी में सोल्व क्या करके डैट फेयर कॉपी में करो, तुम इसको सारी बातों को नोट डाउन करो, जहाँ भी समस्या हो वीडियो देख लो। ठीक है बच्चों, तो अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नमाला के साथ। धन्यवाद।